सबसे पहले मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को गुरु रविदास जी के प्रतिमाओं को मैं नमन करता हूँ। ऑनरेबल डायस और जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित किया है, एडवोकेट रंजीत जी और सच फाउंडेशन के सभी मेंबर्स, अभी जिन्होंने यहाँ पर अपने विचार रखे, प्रिंसिपल मैडम, सभी गेस्ट यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, सभी इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं। मैं मेरी बातों को शुरुआत करने से पहले एक बात जो रंजीत जी अपने स्पीच में कह रहे थे कि यहाँ जो पोजीशंस, डेजिग्नेशंस नाम लेकर बता रहे थे, कोई डायरेक्टर है, कोई मैनेजर है, कोई बड़े बड़े पोस्ट पे है। तो मैं जब एक बेंगलोर में एक मेरी मीटिंग चल रही थी, बगल में मेरे कांग्रेसमैन कोई बैठे हुए थे, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। तो उन्हें इतना बाबा साहब के बारे में पता नहीं था, उनके फैमिली के बारे में, उनके हिस्ट्री के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं था। तो उन्होंने कोई इमेज बना रखी होगी बाबा साहब की। तो बगल में बैठे बैठे मुझसे पूछ रहे थे कि बाबा साहब की तो बहुत प्रॉपर्टी होगी ना। बाबा साहब 4 मिनिस्टर्स बाबा साहब रहे थे, तो बाबा साहब की तो बहुत प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी में से आपको क्या क्या मिला? तो मुझे पूछ रहे थे। मैंने कहा देखो, बाबा साहब की प्रॉपर्टी, जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का देहांत हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ, मुझे ऐसे ही पेपर्स जो घर में पड़े हुए थे, फिर मैं जब बड़ा होने के बाद वो पढ़ रहा था पेपर्स, तो मुझे बाबा साहब के बैंक अकाउंट्स का एक पेपर मिला। मुझे ग्रीनलेस करके कोई ग्रीनलेस एक बैंक हुआ करती थी उस समय, तो बाबा साहब का अकाउंट उसमें था, सेविंग अकाउंट। और जब बाबा साहब की डेथ हुई थी तो उसमें 15,000 रुपीज और 34 पैसा कुछ बैलेंस था, और उसके ऊपर भी कोर्ट में बाद में कुछ चला, और वो पैसा भी ट्रस्ट को दे दिया गया। तो 4 डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रह चुके बाबा साहब, उनकी बैंक बैलेंस जब वो गुजर गए, उनका महापरिनिर्वाण हुआ, तो 15,000 रुपए थे। तो आज सवाल पैदा होता है कि इतने बड़े बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, और उनकी और 4 डिपार्टमेंट में मिनिस्टर रह चुके थे, आज कोई आपके यहाँ क्या कहते, प्रधान सरपंच कोई बन जाता है तो 7 पीढ़ियों को इकट्ठा करके वो पैसा जमा कर लेता है। बाबा साहब 4 डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रह चुके थे और उनका बैंक बैलेंस 15,000 रुपीज। तो सवाल मुझे आज भी सताता है, कहते हैं वो कि बाबा साहब की बैंक बैलेंस क्या है, या बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या क्या कमाया। तो आज इस हॉल में बैठते हुए मुझे बाबा साहब की प्रॉपर्टी दिखाई पड़ी। भले ही बाबा साहब अम्बेडकर जी के बैंक के अकाउंट में 15,000 हो, लेकिन आज मैडम जैसे प्रिंसिपल हो, आप लोगों जैसे डायरेक्टर, मैनेजर्स, बड़े बड़े पोस्ट पर IAS ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, ये बाबा साहब की प्रॉपर्टी है, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कमाया। तो आज बहुत सारे टॉपिक्स पे, और खास करके आपने मुझे जो टॉपिक के लिए बुलाया है, अपलिफ्टमेंट ऑफ SC STs, अपॉर्चुनिटीज, ओपन इकोनॉमी, बहुत सारी आज, और एक ऐतिहासिक दिन भी है, आज 18 मार्च है। 18 मार्च 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आगरा में एक हिस्टोरिकल स्पीच दिया हुआ था। इस हिस्टोरिकल स्पीच में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समाज के अलग अलग तबकों से, अलग अलग सेक्शन से कुछ उम्मीदें जाहिर की थी कि स्टूडेंट्स ने क्या करना चाहिए, जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है उन्होंने क्या करना चाहिए, जिनको धम्म के काम में इंटरेस्ट है उन्होंने क्या करना चाहिए, बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने क्या करना चाहिए। और यही स्पीच में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हताश होकर एक स्टेटमेंट दिया था, जो बहुत लोग आज उसे जानते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने सिर्फ पढ़ाई करने का काम नहीं करना चाहिए, इन्होंने जो वर्ग पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, वहां तक जाकर उस समाज को शिक्षित करने का काम भी करना चाहिए। और फिर बाबा साहब ने देखा, बाबा साहब ने कहा कि मेरे वजह से इन बच्चों को, आज के जो स्टूडेंट्स हैं, इनको पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार मिला है,
लेकिन मैं दूर दूर तक जब देखता हूं तो मेरी मूवमेंट को आगे लेकर जाने वाला एक भी युवा, एक भी यूथ आगे आते हुए मुझे नहीं दिखाई देता। बाबा साहब ने कहा कि मैंने इतना ये जो मूवमेंट खड़ी की है, ये एक तंबू की तरह है। आपको समझते हो ना तंबू क्या होता है? एक टेंट की तरह है, एक तंबू की तरह है, और उस पूरे तंबू का मैं एक अकेला पिलर हूं। और मुझे डर है कल को अगर ये पिलर गिर जाए तो मेरी मूवमेंट का क्या होगा, मेरी मूवमेंट का क्या होगा। बाबा साहब ने कहा कि मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि मैं ज्यादा जीने वाला नहीं हूं और ये मेरी मूवमेंट कोलैप्स हो जाएगी, मेरी ये मूवमेंट कोलैप्स हो जाएगी, उस दिन क्या होगा। बाबा साहब ने ये चिंता भी जताई थी कि जितना ये कारवां मैं यहां तक लेकर आया हूं, हो सके तो इसको आगे लेकर जाना। अगर नहीं हो रहा, नहीं बन पा रहा तुमसे, तो उसको पीछे लाने की कोशिश मत करना, उसको पीछे मत लेके आना। और फिर बाबा साहब ने हताश होकर कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज का ही वो दिन है, 18 मार्च 1956 आगरा में बाबा साहब ने ये भाषण दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई 1924 में, तो उस सभा का एक मोटो, उस सभा का एक ब्रीद वाक्य बाबा साहब ने फाइनलाइज किया और वो था टू एजुकेट, टू एजिटेट एंड टू ऑर्गेनाइज। बाबा साहब के मूवमेंट का ये पूरा मिशन था कि टू एजुकेट। हमारे लोगों ने इसका बहुत गलत तरीके से अनुवाद रीजनल लैंग्वेज में किया है। महाराष्ट्र में हम लोग कहते हैं शिका संगठित व संघर्ष करा, शिका संघर्ष, इस तरह से कहते हैं। हिंदी में कहते हैं शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कभी नहीं कहा कि शिक्षित बनो, टू एजुकेट। जैसे आज यहाँ प्रिंसिपल मैडम बैठी हुई है, आप और कोई लैंग्वेज में भी किसी कोई तो काम करता है। टू एजुकेट का अर्थ होता है कि शिक्षित करो, हमें लोगों को शिक्षित करना है। लेकिन हमने क्या किया, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो एजुकेशनल मूवमेंट है वो सिर्फ अपने आप तक ही सीमित रखना है। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, ये हमने समझ लिया, तो हमने 10th पास कर ली, 12th पास कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी कर ली, और फिर नौकरी पे लग के वो एजुकेशन का इस्तेमाल सिर्फ हमने अपने आप तक ही सीमित रखा और अपने परिवार तक ही सीमित रखा। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित करना है, हमें लोगों को शिक्षित करना है, वो शिक्षित करने का काम नहीं है। आज भी देश के 98% जो शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी है उनको संविधान के बारे में पता नहीं। एफआईआर कैसे लिखी जाती है ये तक उनको पता नहीं है। मुझे इतने फोन आते हैं और तब मैं उनको कहता हूं कि अरे तुम बाबा साहब का संविधान क्यों नहीं पढ़ रहे हो, इसे निवेदन देना है, उसे निवेदन देना है, इस मिनिस्टर को मिलना है, क्यों मिल रहे हो? एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दो, ये मिनिस्टर्स कोर्ट में आ जाएंगे। हम लोगों को आज तक बाबा साहब के दिए हुए कानूनों के बारे में, अधिकारों के बारे में पता नहीं है। हमारे लोगों को पता नहीं है। अगर कोई पुलिस स्टेशन हमारी एफआईआर नहीं लेता तो क्या वो तरीका है कि वो पुलिस स्टेशन हमारा एफआईआर ले, ये तक हमारे लोगों को नहीं मालूम है, यहां तक नहीं मालूम। आज देखिए पंजाब में एक दुखद घटना हुई है। हमारी एक बच्ची जो एमबीबीएस के लिए पढ़ाई कर रही थी, आज देश में उस समय वो कोई महाभारत रामायण का या वो पुराना काल हुआ करता होगा, उस समय एक द्रोणाचार्य होता होगा, लेकिन आज हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं। हमारे बच्चों को आगे आना चाह रहे हैं, आगे आ रहे हैं, उनमें जो कैपेबिलिटीज है उनको वो खत्म कर रहे हैं। ये सारा सॉल्यूशंस मैं बताने वाला हूं। पहले थोड़ा सा ये क्या चल रहा है देश भर में, और हम लोग लगे हुए सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का जब संविधान निर्माण किया, सारे देश के संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पढ़े हुए थे, उसके ऊपर बाबा साहब का अध्ययन था। और ये संविधान सारे रेफर करने के बाद बाबा साहब ने इस देश का संविधान निर्माण किया, और प्रिएम्बल जो इस देश के संविधान का समराइज वे में कि हमको क्या करना है, ये पूरा प्रिएम्बल कहता है
प्रियम्बल में बाबा साहब अंबेडकर जी ने 4 बातों का उल्लेख किया हुआ है और उसकी पहली बात मैं कहना चाहता हूं जस्टिस, कि इस देश के लोगों को क्या प्राप्त करना है, जस्टिस। और कौन सा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। यही वो सीक्वेंस है, क्रोनोलॉजी। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड देन पॉलिटिकल जस्टिस। हम 1956 के बाद से, बाबा साहब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण के बाद से पॉलिटिकल जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। हम सोशल जस्टिस की मूवमेंट नहीं कर रहे, हम इकोनॉमिकल जस्टिस की बात नहीं कर रहे, और हमें सिर्फ चाहिए पॉलिटिकल जस्टिस। और आज बताते हुए खुशी कहूं या दुख कहूं, मुझे नहीं, वो आप अपने आप समझ लीजिए कि क्या कहना चाहिए। आज सबसे ज्यादा पॉलिटिकली अगर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी कोई है तो वो शेड्यूल कास्ट की है, सबसे ज्यादा है। पूरे देश भर में 135 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, दे आर रिप्रेजेंटिंग ओनली शेड्यूल कास्ट। 135 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एससी रिजर्व सीट से चुनकर हमने पार्लियामेंट में भेजे हुए हैं। सारे विधानसभाओं को अगर इकट्ठा किया जाए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, सारे स्टेट्स को अगर इकट्ठा किया जाए तो 1500 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमएलएस, ये शेड्यूल कास्ट के सीट से चुनकर गए हुए लोग हैं। और इससे पहले का एक राष्ट्रपति हमारा था कि नहीं? तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों की है। पॉलिटिकल जस्टिस की लड़ाई हम 1956 से लड़ रहे हैं और हमें क्या प्राप्त हुआ है? 135 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, 1500 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड 1 एक्स प्रेसिडेंट। इतना रिप्रेजेंटेशन ना सिखों का है, ना क्रिश्चियनों का है, ना मुसलमानों का है, ना जैनों का है, किसी का नहीं है इतना रिप्रेजेंटेशन जितना रिप्रेजेंटेशन शेड्यूल कास्ट का है। लेकिन उन्हीं लोगों की सोशल जस्टिस की मूवमेंट जीरो है, उन्हीं लोगों की इकोनॉमिकल मूवमेंट की जस्टिस की मूवमेंट जीरो है। जीरो सोशल जस्टिस, जीरो इकोनॉमिकल जस्टिस एंड 100% पॉलिटिकल जस्टिस आप लोगों के पास है। और यही वो नतीजा है, उसके वजह से आपकी पॉलिटिकल जस्टिस आपकी किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। मनीषा वाल्मीकि का नाम हल्का हल्का याद आ रहा है? 2-3 साल हो गए ना, भूलते अभी चले जाएंगे। जिस मनीषा वाल्मीकि की सामूहिक बलात्कार करके उसकी मौत हो गई, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसी कास्ट का है जिस कास्ट की मनीषा है। और सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक आप लोग क्या कहते हो हिंदी में? यहां विधायक, एमएलए, वो भी उसी कास्ट का है जिस कास्ट से मनीषा बिलोंग करती है। लेकिन दोनों ने कभी भी मनीषा वाल्मीकि के लिए एक शब्द नहीं बोला, ना पार्लियामेंट में ना विधानसभा में, एक शब्द नहीं बोला। तो क्या इस तरह की पॉलिटिकल जस्टिस के लिए हम लड़ रहे हैं? इस पॉलिटिकल जस्टिस के लिए हम लड़ रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी सोशल जस्टिस की मूवमेंट जीरो है। सोशल जस्टिस क्या 1956 के बाद से हम 2023 में सोशल जस्टिस, एक कास्टलेस सोसाइटी बना पाए? मैं तो कहता हूं जितना कास्टिज्म 1956 में नहीं होता होगा, उससे कई ज्यादा गुना आज पावरफुल कास्ट हो गई है, कास्ट हो गई है। आज हमारे मोहल्लों के बाहर क्या लिखा जाता है? द ग्रेट चमार। अच्छा, तो चमार ग्रेट है तो वाल्मीकि सोचता है तू ग्रेट है, तो वो दूसरा बोर्ड लगा रहा है, द रॉयल वाल्मीकि। हम कास्ट को खत्म करने की ओर जा रहे हैं या कास्ट को और मजबूत कर रहे हैं? जब तक कास्ट मजबूत होती रहेगी, आपकी सोशल जस्टिस की मूवमेंट कभी खड़ी नहीं होगी, कभी नहीं खड़ी होगी। सोशल जस्टिस को बाबा साहब ने पहले पायदान पे रखा हुआ है और उसको हासिल करना है तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ऊपर हमको चलना होगा।
बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि उसमें कास्ट है, और जब तक कास्ट है आप समाज नहीं बना पाओगे। समाज बनाने के लिए उस समाज में जात का न होना अनिवार्य है। जात का न होना, आज हम लोग समाज है, सोसाइटी है, हम लोग कास्ट के छोटे छोटे टुकड़े हैं। कुएं का मेंढक कैसा होता है, वो अपने कुएं से कभी बाहर नहीं जाता, उस तरह से हम लोग हो गए। महार महारों में काम करेगा, चमार चमारों में काम कर रहा है, वाल्मीकि वाल्मीकियों में काम कर रहा है, उसकी लड़ाई वो खुद लड़ रहा है, इसकी लड़ाई आपस में लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में मैं जब जाता हूं, जिस अपर कास्ट के लोगों ने वाल्मीकि समाज के ऊपर अन्याय किया, वो वाल्मीकि समाज ठाकुरों को अपना दुश्मन नहीं मानती, वो चमारों को अपना दुश्मन मानती। ये रियलिटी है। वो उन ठाकुरों के पैरों के पास बैठने को तैयार है, लेकिन अपने चमारों के बगल में कुर्सी पे बैठने को तैयार नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की हालत है, मुझे पंजाब के बारे में पता नहीं। शेड्यूल कास्ट, जिन एससी और एसटी के अपलिफ्टमेंट के लिए बात कर रहे हो, वो एससी भी एक नहीं है। ये काम बाबा साहब ने किया था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, याद है? बाबा साहब का संगठन हुआ करता था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जो अलग अलग जातियां हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने इन जातियों के बीच की दीवारों को गिरा दिया था। अलग अलग जातियों को कि उनके बीच की जो दीवारें हुआ करती थी उनको गिरा दिया था। पंजाब का रविदासिया बाबा साहब के साथ खड़ा था, बंगाल का नमोशूद्र बाबा साहब के साथ खड़ा था, आंध्रा का मालावदी का बाबा साहब के साथ खड़ा था, महाराष्ट्र का मातंग चमार बाबा साहब के साथ खड़ा था। इस तरह से बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट के बीच में भाईचारा तैयार किया था। आज मुझे बताओ, इन कास्ट में से कितने कास्ट को आज हम जोड़ के रख पाए हैं? बंगाल का नमोशूद्र कहां चला गया है हमारे साथ? जब बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में चुनकर कांग्रेस नहीं जाने दे रही थी, तब नमोशूद्रा लोगों ने बाबा साहब को बंगाल से चुनकर भेजा था। उन्होंने भेजा था। यहां के पंजाब के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से खुद से टेलीग्राम लिखकर बाबा साहब को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में समर्थन दिया था। दिया था कि कहां गए ये सारे लोग? क्या 1956 के बाद से हम इनको जोड़ पाए हैं? इनमें भाईचारा कायम रख पाए हैं? हम लोगों को ये जो जातियों के शेड्यूल कास्ट, आपके पास कितनी कास्ट आती है पता नहीं, हमारे पास 59 कास्ट आती है महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में, या 37 कास्ट। हम इन 37 कास्ट को इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। पंजाब की क्या हालत है मुझे पता नहीं, क्या आप लोगों ने इकट्ठा कर पाए हो? नहीं कर पाए। हम आपस में एससी को इकट्ठा नहीं कर पाए। और हम बात कर रहे हैं प्रबुद्ध भारत की, जब एससी एक नहीं है, ओबीसी कब जुड़ेगा आपके साथ? एसटी कब जुड़ेगा आपके साथ? महाराष्ट्र के शेड्यूल ट्राइब्स को पता नहीं बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या करके रखा हो। और इसलिए हम लोगों को पहले तो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और उसके लिए हमको एक कास्टलेस सोसाइटी बनानी पड़ेगी। समस्या हमारी है तो हमें वो काम करना होगा। बल्कि आज हम लोगों में कास्ट और मजबूत हो, इसके लिए व्यवस्था काम कर रही है। व्यवस्था एक दूसरे की कास्ट के अगेंस्ट भड़काकर काम कर रही है। आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, साउथ के सारे स्टेट्स में एक नया काम शुरू हो चुका है, बाइफर्केशन इन रिजर्वेशन। शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है उसमें ए बी सी डी ऐसा बाइफर्केशन करने का काम महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है। यानी जो कास्ट बाबा साहब को फॉलो करती है और फॉलो करने के बाद पढ़ाई करती है और अपना रिप्रेजेंटेशन सरकार में जाके मांगती है, बाकी के कास्ट को इन्होंने भड़का दिया है। देखो सारा रिजर्वेशन यही खा रहे हैं। अब जो